हेलो माय प्रीशियस फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? मंत्रिपरिषद की कार्य व शक्तियाँ। मंत्रिपरिषद के कार्य व शक्तियाँ गठन हमने कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण रूप से कार्य व शक्तियों पर विचार करेंगे, उनको अध्ययन करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक विनम्र अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और कोई त्रुटि हो या आपको कोई और नॉलेज चाहिए या फिर कोई चैप्टर कराना है तो उसके विषय में मुझे सलाह भी दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ठीक है ना, तो आवश्यक रूप से आप सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा ज्ञान मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चैप्टर का नाम केंद्र सरकार और टॉपिक नेम क्या है अपने पास? मंत्रिपरिषद के कार्य व शक्तियाँ। तो इस टॉपिक के अंदर जो जो हम बिंदु पढ़ेंगे उन पे सबसे पहले विचार कर लेते हैं। सबसे पहले हम उनको समग्र रूप से क्रमबद्ध कर लेते हैं ताकि हम एक एक करके उनको पढ़ सकें। ठीक है ना, हमेशा से मैं आपको रूपरेखा देता हूँ सबसे पहले, फिर उसके बाद हम टॉपिक वाइज उसको क्लियर करते जाते हैं। तो रूपरेखा देखते हैं इसकी। सबसे पहले हम देखेंगे भूमिका। मंत्रिपरिषद के कार्य व शक्तियों के अंतर्गत हम भूमिका देखेंगे सबसे पहले। फिर हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। फिर हम देखेंगे कि कानून निर्माण पर नियंत्रण, ये मंत्रिपरिषद का कानून निर्माण पर नियंत्रण देखेंगे हम। फिर देखेंगे राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण, वित्तीय कार्य, वैदेशिक संबंधों का संचालन और नियुक्ति संबंधी कार्य। ये बिंदु हैं जो हमें आज पढ़ने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भूमिका से। हाँ, तो संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देगी। राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता कौन प्रदान करेगी? मंत्रिपरिषद करेगी। ठीक है ना, और मंत्रिपरिषद करेगी ये कौन से संविधान के अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो आप सीधे सीधे जवाब देंगे अनुच्छेद 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों वो उनको परामर्श देने का जो कार्य है वो कौन करेगी? मंत्रिपरिषद करेगी। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। किंतु यह परंपरागत शब्दावली है, यह चलती आ रही शब्दावली है जो हमने हर बार सुनी है। और जहाँ तक व्यवहार का संबंध है, यानी जहाँ तक मैं वास्तव में की बात करूँ तो मंत्रिमंडल भारतीय शासन व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई है। ध्यान दीजिए, मंत्रिमंडल भारतीय शासन व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई है और उसके द्वारा समस्त शासन व्यवस्था, यानी जितने भी अधिकारित कार्य होते हैं, जितने भी आधिकारिक व्यवस्थाएं होती हैं, आधिकारिक व्यवस्था मतलब अधिकार वाली व्यवस्थाएं होती हैं, उनका संचालन कौन करता है? मंत्रिमंडल करती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो वर्ड्स आते हैं, एक आता है मंत्रिपरिषद और एक आता है मंत्रिमंडल। ठीक है, पिछले वीडियो में इस कंसेप्ट को हमने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करा था, लेकिन आज मैं और बता देता हूँ कि मंत्रिपरिषद का एक भाग है मंत्रिमंडल। क्या कहा? मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद का भाग जो है वो कौन है? जो भाग है इसका वो कौन है? मंत्रिमंडल, जिसे हम कैबिनेट मंत्री भी कहते हैं। अनुच्छेद 74 के अनुसार तो क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के कार्यों के संपादन और उसमें सहायता और परामर्श देने के लिए उसके मंत्रिपरिषद उसका काम करेगी। ठीक है ना, मंत्रिपरिषद उसको सलाह भी दे सकती है, परामर्श भी दे सकती है और उसके कार्यों को संपादन करने में मदद करती है। कौन? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद यानी उसके प्रकार जो कि 3 हैं। कौन कौन? मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री। ये तीनों ही राष्ट्रपति को काम करते हैं, राष्ट्रपति के लिए काम करते हैं, लेकिन यह है परंपरागत शब्दावली है। ध्यान दीजिए, और जहाँ तक व्यवहार का संबंध है, यानी वास्तविकता की बात करें तो मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट
मंत्री भारतीय शासन व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई है, जो हमने पहले भी देखा था, और उसके द्वारा समस्त शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। ठीक है ना। अभी मैं आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये जो बात है। अभी मैं आपको जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, मंत्रिमंडल, मतलब हमारे जो वर्तमान में मंत्रिमंडल है, उनकी सबकी लिस्ट दूंगा विथ उनकी फ़ोटो के साथ, विथ उनके विभागों के साथ, कि कौन सा मंत्री किस विभाग का है और उसकी फ़ोटो क्या है, जिससे आपको याद रहे। ठीक है, घबराइए मत, आराम से चलिए, सब कुछ याद हो जाएगा। वास्तव में राष्ट्रपति के समस्त शक्तियों का उपयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है और इसे भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहा जाता है। एक बार फिर, वास्तव में राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों, मतलब सभी शक्तियों का उपयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है, यानी कैबिनेट मंत्रियों द्वारा किया जाता है, जिसके प्रधान कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और इसे भारतीय शासन व्यवस्था का, मतलब भारतीय जो अधिकार व्यवस्था है, उसका हृदय माना जाता है। उसका हृदय माना जाता है। यानी हृदय क्या होता है? हृदय बॉडी का एक महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण अंग होता है। यदि ये घात हो जाए, यदि इसको कोई घात कर दे, तो मनुष्य की मृत्यु क्या होती है? संभव होती है। उसी प्रकार जो भारतीय शासन व्यवस्था है, जिसमें मंत्रिमंडल को हृदय कहा गया है, यदि इसको कुछ परेशानी हुई तो पूरी भारतीय शासन व्यवस्था की जो नींव है या कोई जो रूपरेखा है वो बिगड़ सकती है। तो चलिए इस बात को समझते हैं कि ये कहाँ तक सिद्ध होती है। तो मैं आपको अब बताने वाला हूँ सभी के सभी अपने जो मंत्रिमंडल, जो कैबिनेट मंत्री है, उनकी लिस्ट बताऊंगा। ठीक है, जिसमें कुल 25 मंत्री हैं। मैं आपको नाम लिखकर बताऊंगा। यदि आपको वीडियो स्किप करने तो करें, लेकिन ज्ञान आपको तभी मिलेगा जब मैं एक एक मंत्री का नाम लूँगा, तब आपको कुछ मंत्रियों का नाम याद भी हो जाएगा और आप कुछ नया सीखेंगे। ठीक है ना। आपकी मर्जी, आप स्किप भी कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखिए आप, नाम, पद और फोटो। ठीक है ना। सबसे पहला प्रधान का ही होता है काम। तो प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री के जो प्रधान है वो कौन कहलाते हैं? प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी फोटो आप देख सकते हैं। दूसरा है श्री राजनाथ सिंह। कौन है दूसरा? श्री राजनाथ सिंह, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं। फिर श्रीमन अमित शाह, जो कि गृह मंत्री हैं। श्री नितिन जयराम गडकरी, ये हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के मंत्री हैं। अब जिन लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी, उनको तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि भाई साहब, ये जो पद है, जो विभाग है, इनको दो कैसे विभाग, दो तीन विभाग कैसे मिल रहे हैं? क्योंकि प्रत्येक इंसान का एक ही विभाग होता है। जैसे एक टीचर है तो सिर्फ उसको टीचिंग का काम है ना, या फिर कोई मजदूर है तो उसको मजदूर का काम है। लेकिन यहाँ पर आपको विभाग कौन कौन से दे रखे हैं? देखो, सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। इसका मतलब ये है कि जो कैबिनेट मंत्री हैं, अगली जो पिछले वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन करा था कि एक कैबिनेट मंत्री जो होता है ना, उसको एक से अधिक विभाग दिए जाते हैं। एक से अधिक विभाग दिए जाते हैं अपने काम को अंजाम देने के लिए। समझ में आया? ये हो गए 4। अब 5वां, निर्मला सीतारमण, जो कि वित्तीय मंत्री हैं हमारी वर्तमान में। फोटो देख सकते हैं यहाँ। रामविलास पासवान, जो कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के लिए के मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, तीन विभागों के मंत्री हैं ये। पहला विभाग है कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री। ठीक है। हरसिमरत कौर बादल, जो कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है, मतलब खाद्य से यानी रसद सामग्री से रिलेटेड मंत्री हैं। फिर आगे चलते हैं हम, तो आता है डीवी सदानंद गौड़ा। ये है हमारे पास, सॉरी यहाँ प्रधानमंत्री लिखा गया, ये दूसरे पद के हैं। ठीक है, इनकी फोटो देख लीजिए आप। फिर थावर चंद गहलोत, जो कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। डॉक्टर एस जयशंकर, इनका पूरा नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री। विदेश मंत्री। ठीक। रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। फिर अर्जुन मुंडा, जो कि जनजाति कार्य मंत्री हैं। फिर स्मृति ईरानी, जो कि महिला और बाल विकास मंत्री और वस्त्र मंत्री हैं। ठीक। डॉक्टर हर्षवर्धन,
जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री है, जिनका अभी हाल ही में आपने कोरोना जो चल रहा है इस पर इनका आपने भाषण भी सुना होगा। इन्होंने पूरा बताया था कि कितने लोग संक्रमित हैं और क्या क्या चल रहा है देश में कोविड-19 से संबंधित, ठीक है ना। इन्होंने अभी वर्तमान में ही हाल ही में ही अभी इन्होंने भाषण भी दिया था, ठीक है। तो 16 है प्रकाश जावड़ेकर, जो कि पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री हैं, सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री भी हैं हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी। और 7वां पीयूष गोयल, ध्यान दीजिए पीयूष गोयल रेल मंत्री हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है जीके तो हमारी कंप्लीट होनी ही चाहिए, ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं और इस्पात मंत्री भी हैं। मुख्तार अब्बास नकवी यानी अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी जो कि संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री हैं, ठीक। 21वां डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जो कि कौशल विकास मंत्री, उद्यमशीलता मंत्री हैं। अरविंद सावंत जो कि बड़े उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्री हैं। गिरिराज सिंह जो कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, मतलब आप देख सकते हैं अन्य विभिन्न विभागों, छोटे से लेकर बड़े तक हर एक विभाग का एक ना एक मंत्री है, ठीक है। गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जल शक्ति मंत्री हैं। और अंतिम जो हमारे मंत्री आते हैं वो है रविशंकर प्रसाद जो कि संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने पाठ के पर, ठीक। तो भूमिका के बाद सेकंड पॉइंट क्या था अपने पास, राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। तो इसके विषय में कार्यपालिका की क्या मंत्रिपरिषद की क्या शक्तियां हैं वो देखते हैं। मंत्रिमंडल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य, जब भी मैं मंत्रिमंडल कहता हूं तब आपके सामने उन सभी मंत्रियों का चित्र आना चाहिए जो अभी मैंने आपको दिखाया। सबसे पहले प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, इन तीनों का तो आना ही चाहिए। प्रधानमंत्री कौन है, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। रक्षा मंत्री कौन है, श्री राजनाथ सिंह। और बताइए गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। तो इन तीनों की शक्ल आपके मन में, आपके दिमाग में आनी चाहिए जब मैं मंत्रिमंडल बोलूं, ठीक है ना। मंत्रिमंडल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना है, मतलब राष्ट्रीय नीति यानी नेशनल पॉलिसीज निर्धारित करना है। मंत्रिमंडल ये निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। आंतरिक क्षेत्र यानी भारत के अंदर और विदेशी क्षेत्र यानी भारत के बाहर जो नीतियां हैं वो किस प्रकार से अपनाई और बनाई जा सकती हैं, उन पर विचार कौन करता है, हमारा मंत्रिमंडल करता है, ठीक। संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण कानून निर्माण पर नियंत्रण, जो दूसरा पॉइंट है हमारा कानून निर्माण पर नियंत्रण, उसमें है संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण मंत्रिमंडल का कार्य क्षेत्र नीति निर्धारण तक ही सीमित नहीं है। नीति निर्धारण तक ही सीमित नहीं है, किसका कार्य क्षेत्र, इसका मंत्रिमंडल का सिर्फ नीति निर्धारण ही नहीं करती वरन इसके द्वारा कानून निर्माण के कार्य का भी नेतृत्व किया जाता है। वैसे हम वास्तविकता में देखते हैं कि कानून निर्माण का कार्य किसे दिया गया है, व्यवस्थापिका को दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन वरन इसके द्वारा कानून निर्माण के कार्य का भी नेतृत्व किया जाता है। मंत्रिमंडल द्वारा नीति निर्धारित कर दिए जाने के बाद, ध्यान दीजिए, मंत्रिमंडल द्वारा नीति यानी पॉलिसीज निर्धारित कर दिए जाने के बाद उसके द्वारा ही विधि निर्माण का कार्यक्रम निश्चित किया जाता है और मंत्रिमंडल के सदस्य ही महत्वपूर्ण विधेयक यानी बिल सदन में प्रस्तावित करते हैं। क्लियर हुआ। अब थर्ड पॉइंट चलते हैं अपन राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण, जो कि हमारी सरकार का जो दूसरा अंग है, उस पर सर्वोच्च नियंत्रण किसका होता है, मंत्रिमंडल का। किसका होता है, मंत्रिमंडल का। तो देखें, संवैधानिक दृष्टि से संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में है, लेकिन व्यवहार में इस प्रकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। ध्यान दीजिए कि कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां हैं वह राष्ट्रपति के हाथों में ही है। किसके हाथों में है, राष्ट्रपति के हाथों में ही है। लेकिन व्यवहार में मैं बात करूं तो समस्त कार्यपालिका शक्तियां किस पर है,
कौन प्रयोग करता है उन शक्तियों का? मंत्रिमंडल। कौन करता है? मंत्रिमंडल। क्योंकि देश का जो सभी काम है, जो सारा काम है वो कौन ही करता है? अपने मंत्रिमंडल ही करती है। तो सभी शक्तियां मंत्रिमंडल में ही निहित है। इसलिए इसको हमने क्या कह दिया? भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कह दिया। ठीक है ना। मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं। जैसा अभी हमने देखा, विभिन्न विभाग थे। रक्षा विभाग था, चिकित्सा, खाद्य, लघु उद्योग और अन्य कितने सारे हमने अभी देखे। 25 पूरे पढ़े हमने। 25 के अंदर प्रत्येक के अंदर भी 2-2 हुए तो भी 50 विभाग पढ़ लिए हमने। कितने सारे, मतलब 2 तो हो नहीं सकते, 3-3 हमने पढ़े। ठीक है ना। इसके हिसाब से हमने बहुत नॉलेज ले लिया है। वे अपने विभागों का संचालन करते हैं, मतलब उनका देखरेख करते हैं और उनके कार्यों की देखभाल करते हैं। ये हमारा ये वाला पॉइंट हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय कार्य। तो वित्तीय कार्य के संबंध में क्या काम करती है मंत्रिमंडल, वो भी देख लेते हैं। तो देश की आर्थिक नीति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद का होता है। अब मंत्रिपरिषद आ रहा है, इसका मतलब तीनों मंत्रिपरिषद आ रहा है, इसका मतलब तीनों काम करते हैं। मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है ना। इस हेतु उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष, ध्यान दीजिए, इस हेतु उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष संसद के सम्मुख, मतलब संसद के सामने देश के संभावित आय व्यय का ब्यौरा यानी बजट प्रस्तुत किया जाता है। जो हमने देखा था अभी, निर्मला सीतारमण जी ने भी करा था। हमारे जो पूर्व जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उनका निधन होने के पश्चात हमारा जो पद संभाला वित्त मंत्री का, वो कौन थी? निर्मला सीतारमण जी। ठीक है ना। बजट मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर ही वित्त मंत्री तैयार करता है। वित्त मंत्री यानी निर्मला सीतारमण जी तैयार करती हैं, ध्यान दीजिए, और वही उसे लोकसभा में प्रस्तुत करता है, यानी हम बोले तो करती हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। कौन है? निर्मला सीतारमण जी। ध्यान रखिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अन्य समस्त धन विधेयकों को भी, धन विधेयकों मतलब पैसे से रिलेटेड जितने भी विधेयक यानी बिल होते हैं, वो भी मंत्रिमंडल ही लोकसभा में प्रस्तुत करता है। ठीक, ये है वित्तीय कार्य। आगे बढ़ते हैं। वैदेशिक संबंधों का संचालन। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इससे मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है और आपको वीडियो जल्दी से जल्दी प्रदान करने का मौका भी मिलता है। भारत के वैदेशिक संबंधों का संचालन मतलब भारत के विदेश से संबंधित जितने भी कार्यों का संचालन है मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। इसके द्वारा मतलब मंत्रिमंडल के द्वारा युद्ध तथा शांति संबंधी घोषणाएं की जाती हैं और इस बात का निर्णय किया जाता है कि दूसरे देशों के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित किए जाएं। ठीक है ना। अभी हमने पढ़ा था डॉक्टर एस जयशंकर, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री। ध्यान दीजिए, डॉक्टर एस यानी डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हमारे कौन हैं? विदेश मंत्री। ध्यान दीजिए, विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। याद हो जाना चाहिए बिल्कुल माइंड में। फिर नियुक्ति संबंधी कार्य, जो हमारा लास्ट टॉपिक है शायद तक। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई है, ध्यान दीजिए, संविधान के द्वारा राष्ट्रपति जिन पदाधिकारियों को नियुक्त करता है, उसकी जो शक्ति प्रदान की गई, व्यवहार में इन पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के द्वारा ही की जाती है। ठीक है। भारत में कार्यपालिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य विपक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। देखिए, हर एक बात के दो पहलू होते हैं, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। यदि पक्ष हो, सिर्फ पक्षी हो, तो वह अपने कार्य से भटक सकता है, इसलिए विपक्ष का होना भी आवश्यकता है। ठीक है ना। यदि नरेंद्र मोदी हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, अगर वो अपना कार्य नहीं करते हैं तो जो विपक्ष में टीम है यानी राहुल गांधी जी की जो विपक्ष में टीम है, वो उनको सचेत करेगी कि आप गलत हो, यहाँ गलत हो, आप उनकी गलतियों को दर्शाएगी संसद के अंदर, तो वे अपने जो जहाँ वे गलत हैं उसको देख पाएंगे और उसको सही कर पाएंगे। ठीक है ना। विपक्ष सत्ता पक्ष को नियंत्रित करने एवं शासन व्यवस्था को संविधान के अनुसार संचालित करने के लिए निम्नलिखित साधनों द्वारा सरकार को प्रभावित
एवं नियंत्रित करता है। ठीक है, समझ में आया?